नाज़रीन मोहतरम अगर मैं कुछ जानने ले ना साकन पानियों के अंदर हरकत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ इदारे के अंदर से ही बगावत की एक कैफियत न सिर्फ डेवलप हुई है बल्कि इदारे में मौजूद 7 जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज को कायम कर लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब चीफ जस्टिस एक जानिब और रेस्ट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस एक तरफ हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इन तमाम जजेस के इख्तलाफात क्या हैं, आखिर क्या वजह है कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ जो है एक महाज वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और जजेस अपनी निजी गुफ्तगू में जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से जानिबदारी बरतने जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब सूरत हाल की वजूहात क्या है और क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इन तमाम सवालात का जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक हम हकीकी सूरत हाल तक नहीं पहुंच पाएंगे हमारे लिए मामलात को जांचना और ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ इदारे के अंदर से ही बगावत की एक सूरत हाल पैदा हुई। आपको याद होना चाहिए कि जब जनाब उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे जलीला के ऊपर बराजमान थे उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के एक ग्रुप ने खुसूसी तौर पर चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब के साथ मुलाकात की थी और उन्होंने जनाब आमिर फारूक साहब के ऊपर चंद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। लेकिन उस वक्त कुछ जज साहिबान आमिर फारूक साहब के हम नवाब भी थे और कुछ उनके दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते थे यानी मुखालफत ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते थे। लेकिन अब ये एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल सामने आ रही है जहां पर ये जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि करीबी सर्कल्स जो कोर्ट के हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये सूरत हाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कुछ इस तरह की सूरत हाल भी डेवलप हो रही है कि अगर ये जो जज साहिबान हैं आपस के अंदर जब मिलते हैं तब भी जो अल्फाज हैं वो कुछ इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इस बात का तासुर मिलता है कि जनाब इनफ इज इनफ। और इस हवाले से हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान के रिमार्क्स को भी बारिश का पहला कतरा ताबीर किया जाता है और ये बात कही जा रही है कि जनाब ये जो रिमार्क्स सरदार इजाज इसाक खान साहब की तरफ से आए थे इमरान खान से जेल में मुलाकातों के केस के अंदर जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हम तो सारे टोपी ड्रामा कर रहे हैं, धकावा कर रहे हैं, असल में तो फैसले कहीं और से हो रहे हैं, हम तो सिर्फ कलम हिला रहे हैं। वो अब बात उसकी मानी जाती है जो कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखता है, हम लोग तो सिर्फ तिफल तसलियां दे रहे हैं, नजरिए की खातर लोगों को कुर्बानी देना होगी। 200-300 लोग अगर गैर आईनी अहकामात या गैर कानूनी अहकामात के खिलाफ उठ खड़े होंगे तभी सिस्टम के अंदर बेहतरी होगी। उन्होंने पूरी एक मौला जेट बन के गंडासा उठा के उन्होंने तकरीर की थी और उस वक्त से ही बहुत सारे हलकों के कान खड़े हुए थे कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। अब ये पता चला है कि एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का और बताया ये जा रहा है चंद लोगों का ये मानना है कि जनाब ये एक इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात की गई है और जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब के कंडक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनको एतराज़ात हैं। उनका ये मानना है कि ये जो जज साहब हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं ये सारे के सारे केसेस अपने पास लगाते हैं और अगर किसी दूसरे बेंच में भी लगाना पड़े तो फिर वो कुछ इस तरह की कुछ सेटलमेंट करते हैं कि जनाब वो कॉस्ट लिस्ट को ये वो चक्कर चुक्कर को इस तरह के डल जाएं जहां पर जो है ना इस केस का नंबर ना लगे। उनका ये मानना है कि ये जो जजेस में जो केसेस की तकसीम है जनाब आमिर फारूक साहब इसके ऊपर भी जो है वो कोई जानिबदारी बरतते हैं और यहाँ पर भी पिक एंड चूज का फार्मूला इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जजेस की राय में तब्दीली आई है और इन इंतखाबी नताइज के हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन सामने आई हैं और ये मानना है उन्होंने कहा जनाब अब हमें अपने जो साख है इसके ऊपर हमें ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम किस लेवल के ऊपर जाकर अब चीज़ों को देखेंगे। ये जिस इजलास का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये कोई रवायती इजलास नहीं है, ये गैर रस्मी इजलास है। इस इजलास के अंदर एक जज साहब ने सवाल भी उठाया था
کہ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कैदियों को जमानतें क्यों नहीं दी जा रही। कुछ जजेस ने उनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया था और कुछ ने मुखालफत की थी। अदलिया के अंदर जो है ना ज़राए, उनका ये कहना है कि अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि जनाब बहुत हो चुका, और इसका मतलब ये है इस बात का इशारा देने का कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदलिया के अंदर से जो ठंडी हवाएं हैं वो शायद आना शुरू हो जाएं, और ये जो ठंडी हवाएं हैं ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चुभन के अंदर मुब्तला करने जा रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि बताया ये जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो इस सारे मामले के अंदर उनको भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये बात कही जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खास तौर पर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हो या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब हो, इन दोनों की राय एक ही है और इस्टेब्लिशमेंट को इन दोनों जज साहिबान से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस सूरत हाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। ये एक ऐसा टाइम बम बांध दिया गया है जिससे अब बच निकलना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर आप इन तमाम जज साहिबान के मौकफ को देखें तो ये मौकफ आज के नहीं है, ये मौकफ उस वक्त से स्टार्ट हुआ था जब जनाब अतर मिन अल्लाह साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तब्दील करके चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाकर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर किया गया था। लेकिन यहाँ पर इस नुक्ते को भी मद्देनजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफ करने, जिसकी बरतरफी के फैसले को अभी कल ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से काला दम करार दिया गया है, उस फैसले के सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी जनाब अतर मिन अल्लाह साहब भी थे। अगर जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को उनके ओहदे से गैर कानूनी तौर पर ना हटाया जाता तो जनाब अतर मिन अल्लाह साहब कुछ अरसे के लिए यानी रिटायरमेंट, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों के लिए वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनते और उसके बाद वो 62 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद वो रिटायर हो जाते और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं जाना था। लेकिन चूंकि ईमानदारी ने फरोग पाना था, लिहाजा उस ईमानदारी के चक्कर में जनाब अतर मिन अल्लाह साहब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के जाने के बाद बेनिफिशियरी ठहरे। तकरीबन 4 साल तक वो चीफ जस्टिस रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर उनको जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उनको वहां पर उनको भेजा गया। अब यहाँ पर आ चुके हैं आमिर फारूक साहब। अब अगर यहाँ पर सिचुएशन देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ कम है, और कम से कम 3 मरतबा ऐसी बात सामने आ चुकी है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया था या इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि आईनी नौइयत के मुकदमात या वो तमाम मुकदमात जिनका ताल्लुक इस सारी सूरत हाल से है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो जजेस की कमी है उसको पूरा किया जाए। और अभी तक इतलात के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 5 जजेस की कमी मौजूद है, और अगर 5 जज मिल जाते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब को तो फिर वो ये जो सूरत हाल है इस वक्त जो खुद उनके अपने इदारे के अंदर मौजूद है वो उसको टैकल करने में ना सिर्फ कामयाब हो सकते हैं बल्कि इस वक्त ईमानदारी से बचने के लिए जो बेंच साजी का अमल है वो भी ना सिर्फ तेज रफ्तार हो सकता है बल्कि उनको बेंच साजी में भी आसानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस मामले के ऊपर शायद अभी तवज्जो नहीं है या उस जजेस की रिक्रूटमेंट के हवाले से इंतजार है उस कमेटी की रिपोर्ट का जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इस कमेटी की रिपोर्ट जो है जिसके अंदर जजेस को अपॉइंट करने के तरीकाकार का तयन किया जाएगा उसको पेश किया जाएगा ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और वहाँ पे जो जजेस कमेटी है और उस जजेस कमेटी की मंजूरी के बाद ये जो कवायद हैं उसमें तब्दीली की जाएगी और उसके बाद जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। और ये वाला प्रोसेस इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। उसका मतलब ये है कि जो जजेस की कमी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अभी मौजूद रहेगी, और वहां पर जो गलबा है जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश किया कि इस वक्त 7-1 की रेशियो बन चुकी है जो माजी में 3-4 की रेशियो थी। अब चूंकि उस रेशियो के अंदर तब्दीली आ गई है और उस रेशियो में तब्दीली आने के नतीजे में अब जो जज साहिबान हैं अगर आप गौर करें
تو حالیہ دنوں کے اندر آپ کو ایسے کئی فیصلے نظر آئیں گے جہاں پر اس طرح کا جو رد عمل ہے اس کا اظہار کیا گیا۔ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں ان کو 6 ماہ کی قید کا فیصلہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے دیا گیا تھا، وہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے ایم پی او کا آرڈر جاری کرنا جو ہے وہ ان کا جرم بن گیا، لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا، ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں۔ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے جو لائن لگی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جس طریقے سے ہر ایک درخواست کو منظور کر کے بھیج رہا ہے اڈیالہ ہائی کورٹ اڈیالہ جیل، تو اس کی بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور 6 مہینے کے اندر عمران خان صاحب نے 976 ملاقاتیں کی ہیں، 976 ملاقاتیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی اب حقیقی ریشو کیا نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ڈیلی 6 لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہر ایک ملاقات کا دورانیہ کم از کم جیل قواعد کے مطابق 30 منٹ کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی 180 منٹ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہیں، اور باقی جو رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں جناب 35 لاکھ روپے کی روٹی اور دیگر چیزیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن سوال اس وقت عمران خان صاحب کی روٹی یا عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہیں۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعتاً نظام انصاف کو اسی طریقے سے مذاق بنانا ہے، جہاں پر جب عمر عطا بندیال صاحب کا دور ہو تو جناب یہ بات سامنے ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گروپ بنا لیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خطوط کو لے کر اس بات کا اجاگر کیا جائے کہ جناب عدلیہ کے اندر رفٹ موجود ہے، اور اس رفٹ کا فائدہ کس طریقے سے جناب اس وقت کی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پہنچے گا یا عمران خان کو پہنچے گا۔ یا آج کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے لائف لائن ہے، کیونکہ جس طریقے سے عدلیہ میں یا دیگر اداروں میں عمران خان صاحب کی محبت کے جذبات بھڑک رہے ہیں، محبت کے جذبات جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی عمران خان صاحب کے خلاف جذبات بھی تو کسی جگہ پر موجود ہیں، اور جیسے جیسے یہ جذبات جو ہیں ابھریں گے عمران خان صاحب کی محبت میں، تو وہ جذبات جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں ان کا اظہار بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا، تو ان کے اظہار کے لیے جو فورم ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تقویت دینے کا سبب بن جائے گی۔ لیکن جو ایشو ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ آخرکار اس حد تک ہی آگے بڑھے گا کہ جناب کس طریقے سے یہ جو فلڈ گیٹ ہے عدلیہ سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو ریلیف ملنے کا، اس کو کیسے روکا جائے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اسی طریقے سے کچھ دوستوں نے لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج صاحبان کا ذکر کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج صاحبان میں اس حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب ہمیں اب اپنے حقیقی رول کو پلے کرنا چاہیے، ہمیں تمام لوگوں کو اکراس دی بورڈ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کے اندر اگر اس طرح کے جذبات پنپ رہے ہیں، اس طرح کے جذبات آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان جذبات کا اظہار تو فیصلوں میں آنا ہی ہے نا، سماعتوں میں آنا ہی ہے، اور جب یہ جذبات کا اظہار فیصلوں میں آئے گا تو پھر اس کا یقینی طور پر اثر یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کم از کم جو گرفتار خواتین ہیں ان کو ریلیف ملنے کے عمل کا آغاز ہوگا، اور جیسے ان کو ریلیف ملنے کے عمل کا آغاز ہوگا تو یہ پورے کا پورا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ ایک دم جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گا۔ اور کیا یہ عمران خان صاحب کی گریٹ گیم کا حصہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس وقت یہ چیزیں چل رہی ہیں عدلیہ میں معاملات کو لے کر، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ حامد خان صاحب کی طرف سے جو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے دائر کی گئی ہے، وہ شاید اسی لیے کی گئی ہے کہ ایک انتخابات اور انتخابی نتائج کے حوالے سے جو ابہام ہے نہ صرف اس کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ اس ابہام کے اوپر ڈیلی بیسس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی پریس کانفرنس ہو، اور رات کو مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں وہی وکلاء بیٹھ کر ہونے والی سماعت کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں، تو اس کے نتیجے میں جو ایک پبلک پرسیپشن ڈیولپ ہوگا وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے قریب تر ہوگا۔ اور ان حالات میں اگر کورٹس کی طرف سے
جو ہوائیں ہیں ٹھنڈی ہوائیں وہ اگر چلنا شروع ہو جائیں جس کا اظہار کیا جا رہا ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے بغاوت سی صورتحال کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جناب یہ کھیل اب کسی اور طرف جا رہا ہے اور جیسے جیسے یہ کھیل کسی اور طرف جائے گا تو جمہوری عمل کی مستقبل اور جمہوری عمل کی ساکھ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا جائے گا لہٰذا اس کے اوپر بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ